नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज में और मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। आज नवरात्रि की अंतिम तिथि यानी नवमी है और कन्या पूजन के साथ आज लोग व्रत का समापन कर रहे हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है और योगी ने भी आज मंदिर में कन्या पूजन करा और मंदिर में पूजा करने के बाद सीएम योगी ने गोरक्ष पीठाधीश्वर का मां भगवती की प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं के पांव पकड़कर उनका पूजन करा और फिर सीएम ने कन्याओं को अपने हाथ से खाना भी खिलाया और इस पूजा में बटुक भैरव के रूप में एक बालक की मौजूदगी भी रही। और गौरतलब है कि योगी सालों से नवमी के दिन कन्या पूजन करते आ रहे और योगी ने प्रदेशवासियों को महानवमी की शुभकामनाएं भी दी थी। और योगी ने ट्वीट कर कहा कि मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना है कि हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो और प्रत्येक प्रदेशवासी सदैव स्वस्थ और समृद्ध और खुशहाल रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दावा किया कि विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए बदल रहा है उत्तर प्रदेश भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी बन गया है। और वहीं मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के जंगल कोडिया में स्थित महंत अवधनाथ महाविद्यालय का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में दावा किया कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है और देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है और केंद्र की 44 योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश दुनिया में निवेश का सर्वश्रेष्ठ स्थान बन चुका है और हम सभी को देश की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश का नाम शामिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। और सीएम ने इस मौके पर महंत अवधनाथ की 12 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण भी किया और योगी ने दावा किया कि सुरक्षा के माहौल के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ है और पिछले 4 सालों के दौरान राज्य की 30,000 महिला पुलिसकर्मी इस बात की गारंटी दे रही हैं कि राज्य में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने कोविड-19 महामारी को रोकने में सफलता पाई है और इससे पहले त्योहारों के दौरान ये महामारी चरम पर थी, लेकिन सरकार ने इसके विस्तार पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया है। और योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान सड़कें चौड़ी नहीं थी, बिजली की आपूर्ति अच्छी नहीं थी, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा था और महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी नहीं थी, लेकिन जब अच्छी नीयत से काम किया जाता है तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। और मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि पूर्व में किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनके अनेक कार्य केंद्र खोलकर किसानों का अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदा है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में गोरखपुर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बनता जा रहा है और 1 महीने के अंदर मोदी द्वारा यहां के एम्स का उद्घाटन किया जाएगा और इसके अलावा गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया जा रहा है। और सीएम ने आगे कहा कि गोरक्ष पीठ ने पूजा का व्यवहारिक पहलू प्रस्तुत किया और मंदिर केवल पूजा तक सीमित नहीं रह गया। इस वक्त गोरक्ष पीठ की महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 4 दर्शन शिक्षण संस्थानों में 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और योगी ने कहा कि महंत अवधनाथ 4 बार सांसद और 5 बार विधायक रह चुके थे और उनका जंगल कोडिया से करीबी नाता था और उनके नाम पर बनाया गया कॉलेज निश्चित रूप से इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखेगा। वहीं गोंडा जिले के विकासखंड हल्दरमऊ के ग्राम पंचायत गुरसड़ा से एक मामला सामने आया, जहां हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक मंत्री राकेश शुक्ला ने जिला शिक्षक अधिकारी को पत्र लिखकर गुरसड़ा प्राथमिक स्कूल के शिक्षक शिव शंकर शर्मा पर आरोप लगाया है। और उन्होंने आपको बता दें कि शिव शंकर शर्मा पिछले 35 सालों से एक ही स्कूल में कार्यरत है और वो अपनी कार्यशैली को लेकर 3 से 4 बार निलंबित भी हो चुके हैं। और राकेश शर्मा का आरोप है कि स्कूल में जितना भी योजना का पैसा आया वह शिव शंकर शर्मा ने खा लिया और स्कूल में एक भी पैसा खर्च नहीं किया। और इस मामले को लेकर क्या कुछ बोला राकेश शुक्ला ने, आइए आपको सुनाते हैं। व्यवस्था जो शिक्षा की व्यवस्था है बहुत गड़बड़ व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर जो 35 साल से कार्यरत शिव शंकर शर्मा जी हैं, उन्होंने हमारे यहाँ के स्कूल की व्यवस्था की इतनी गड़बड़ व्यवस्था कर दी है, चौपट कर दी है कि यहाँ से जितनी बिल्डिंग बनवाई है सब बिल्डिंग ही जर्जर हो गई हैं।
उसके बाद में कोई मानक के अनुसार नहीं बनवाया गया। इसकी सूचना तो डीएसए साहब को मिली थी, सस्पेंड भी किए, इनके 3-4 बार सस्पेंड किए हुए हैं, लेकिन यहीं पर इनकी तैनाती हुई है, 35 साल से कार्यरत हैं। कोई नहीं, ये सस्पेंड हुए उसके बाद में यहीं पर बहाली हो गई इनकी। और इनका स्कूल का आने का टाइम नहीं पता लगता है। आज बीआरसी पर मीटिंग है, कल बीआरसी पर मीटिंग है, महीने में 15 दिन इनकी तो मीटिंग ही निकल जाए। अभी तक तो कोई अधिकारी मौके पर यहाँ पर आए नहीं है। अभी एसडीआई साहब जाँच करने आए थे, उन्होंने जाँच किया मौके पर, हमने प्रार्थना पत्र दिया था। उस जांच में उन्होंने मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि अपनी ही बात रखे थे। हम तो बच्चों से कहे कि यहाँ पर बच्चों को खाना कैसा मिल रहा है, और फल मिल रहा है, दूध मिल रहा है, नहीं तो में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जातीय समीकरण साधने का काम करे। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का फोकस अब बीएसपी का कोर वोट बैंक समझ जाने वाले जाटव बिरादरी पर है। इसलिए बीजेपी अब उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जाटव है और ये बताने में जुट गई है। और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य आज लखनऊ पहुंची, जहां अवध क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चा ने बेबी रानी मौर्य का स्वागत किया। और इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा ने एक होर्डिंग पीछे लगाई और इस होर्डिंग में बेबी रानी मौर्य का नाम बेबी रानी मौर्य जाटव लिखा हुआ था। दरअसल 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी अब बेबी रानी मौर्य को जाटव लीडर के रूप में पूरे यूपी में ले जाने की तैयारी में। और इससे पहले बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में बेबी रानी मौर्य के नाम के आगे जाटव नहीं लिखा गया था और ज्यादातर लोग उनको ओबीसी बिरादरी का ही समझते थे। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी रणनीति तय कर दी और बेबी रानी मौर्य को एक बड़े जाटव लीडर के रूप में प्रदेश में स्थापित करने में जुटी है। और इसके जरिए बीजेपी की निगाह बसपा के सबसे बड़े वोट बैंक जाटव वोट बैंक पर है। और लखनऊ में अपने स्वागत कार्यक्रम में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का ये ने कहा कि पार्टी ने जो छोटा बड़ा काम दिया उसे शीश नवा के किया है और जितना आप कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे उतना पार्टी में आप ऊपर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राज्यपाल का पद छोड़कर शायद अच्छा काम किया। जब मुझसे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आपको दलित मजलूम की सेवा करनी है तो मुझे लगा कि राजभवन में रहकर कुछ नहीं मिल रहा है और अब आपके लिए सेवा भाव से काम करूंगी और आपके लिए जिससे भी लड़ना पड़ेगा उससे लड़ूंगी। और मौर्य ने कहा कि स्वर्ण जाति के भाई बहनों से प्यार बढ़ाना है और उनसे लड़ना नहीं, क्योंकि वो आपका हाथ पकड़कर आगे ले जा रहे। 2022 आने वाला और हमें ये प्रण लेना है कि बीजेपी की सरकार बनाएंगे और अभी जितनी सीटें उससे 2-4 सीटें ज्यादा ही आए और इसके लिए हमें काम करना है। और मेरे कंधे को मजबूत करिए, क्योंकि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो आपकी मदद के बिना संभव नहीं है। और अन्य किसी पार्टी में मैंने नहीं देखा कि दलित महिला को इतना सम्मान मिला और ये केवल बीजेपी में ही संभव है। और पार्टी ने मुझे एक भी दिन घर में नहीं बैठने दिया, लगातार काम में लगाए रखा। और बेबी रानी मौर्य ने कहा कि मैं जाटव बिरादरी से आती हूँ और जाटव बिरादरी को चुनाव में बीजेपी का साथ देना चाहिए। और वहीं यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल भी पूरी ताकत दिखा रही। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रैली कर पार्टी के पक्ष में माहौल भी बना रहे और बुधवार को उन्होंने हाथरस और बुलंदशहर में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया। जयंत ने 2 टूक कहा कि कांग्रेस के साथ रालोद का गठबंधन नहीं होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सपा के साथ गठबंधन को लेकर बात चल रही है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला। जयंत ने कहा कि सरकार के विरोध में बोलने वालों की आवाजों को दबाने के लिए केंद्र सरकार गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। और जयंत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर भी केंद्र की सरकार को घेरा। और जयंत ने जनसभा में कहा कि पीएम मोदी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं किए गए और इसके बजाय उन्हें दिल्ली बुलाया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अपने बगल में बिठाया। इसके बाद उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देकर वापस भेज दिया ताकि वो किसानों को कुचलने और विरोध में उठने वाले स्वर को दबाने का अपना काम कर सके। और जयंत ने कहा कि एक कानून है यूएपीए, जिसका इस्तेमाल आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है और आज उसी कानून के इस्तेमाल से सरकार अपने विरोध में उठने वाले स्वरों को दबा रही है। जब से मोदी जी सत्ता में आए यूएपीए के तहत 8,300 मामले दर्ज किए गए और ये कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है जो सरकार के विरोध में बोलते हैं।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश करे और वहीं दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। और विधानसभा चुनाव 2022 में सपा और आपकी राहें फिलहाल जरूर जुदा हो, लेकिन दोनों पार्टियों के दावे लगभग एक जैसे ही लग रहे। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आपकी तर्ज पर चुनाव जीतने पर फ्री बिजली देने का वादा किया है और हमीरपुर में जब अखिलेश की रथ यात्रा पहुंची तो उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर वो यूपी की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और वहीं आपको बता दें कि आप भी किसानों को फ्री बिजली और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया और आप इसके लिए गारंटी कार्ड भी लोगों को दे रहे। और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आप और सपा के बीच गठबंधन हो सकता है। और हाल ही में आप नेता संजय सिंह ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी और इस मुलाकात के बाद दोनों दलों के गठजोड़ की चर्चा होने लगी और कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर बात बन जाए तो गठबंधन का ऐलान हो सकता है। और वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आपके सांसद संजय सिंह के बीच लखनऊ में कई बार मुलाकात भी हो चुकी है और बीते 4 जुलाई को भी दोनों की लखनऊ में मुलाकात हुई थी। और वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को कहा कि उनकी प्राथमिकता आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की है, लेकिन वो अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ गठबंधन करने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। और प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा बुधवार को आगरा पहुंची और शिवपाल यादव ने दावा किया कि मंगलवार को मथुरा के वृंदावन से शुरू यह रथ यात्रा 75 जिलों से होते हुए भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में संपन्न होगी। और वहीं पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि साल 2022 के शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन प्राथमिकता रहेगी और हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाली किसी अन्य पार्टी से भी गठबंधन कर सकते। और शिवपाल यादव साल 2018 में अपने भतीजे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मतभेद होने पर सपा से अलग हो गए थे और उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी। और शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं, सरकार ने खुद ही कई मुद्दे दिए, इनमें सबसे प्रमुख महंगाई और भ्रष्टाचार है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए हैं जो जनहित में नहीं है और सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। और यादव ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए प्रसपा पूरी तरह से तैयार है और सपा और प्रसपा के गठबंधन की संभावनाओं के बीच दोनों पार्टियों की अलग अलग रथ यात्राओं के बारे में प्रसपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर गठबंधन होता भी है तो भी प्रचार प्रसार अलग अलग ही किया जाएगा। और प्रसपा के अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का मकसद समाज में परिवर्तन लाना है और बीजेपी सरकार को हटाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। और वहीं लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और यूपी के कई जिलों में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। और बीती शाम रामपुर, पीलीभीत और ग्रेटर नोएडा में कैंडल मार्च निकाला गया और रामपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला और मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। और कैंडल मार्च निकाल रहे किसानों ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है और साथ ही आरोपी बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। और वहीं रामपुर में गांधी समाधि पर मोमबत्ती जलाकर किसानों को दी श्रद्धांजलि भी दी गई और कैंडल मार्च के बाद किसानों ने 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा। और इसी तरह ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर पहुंचकर किसानों ने कैंडल मार्च निकाला और मौजूदा सरकार का विरोध कर नारेबाजी की। और गोल चक्कर पर कैंडल मार्च में भारी संख्या में किसान जुटे थे और कैंडल मार्च के बाद किसानों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। और पीलीभीत में युवा छात्रों ने शहीद पार्क में कैंडल मार्च किया और युवाओं ने कैंडल मार्च में किसान मुद्दों को लेकर चली आ रही सियासत को थामकर युवाओं को एकजुट करने की अपील की है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि बीजेपी उस केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेगी जिनका बेटा लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ और साथ ही कहा कि बुंदेलखंड की जनता बीजेपी के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि उसको वोट पर बुलडोजर चल जाएगा। और अखिलेश ने विजय रथ यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री को 2 चीजें पसंद है, एक बुल
और दूसरा बुलडोजर। पिछली बार बुलडोजर की कमान इनके हाथों में दे दी गई थी, लेकिन इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि बुलडोजर का स्टीयरिंग वो अपने हाथ में रखेगी और बीजेपी के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि इनके वोट पर बुलडोजर चल जाएगा। और समझा जाता है कि बुल से यादव का अभिप्राय उन आवारा पशुओं से जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे, और बुलडोजर से उनका मतलब प्रदेश सरकार द्वारा अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने से था। अखिलेश ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी उस मंत्री के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेगी जिसका बेटा लखीमपुर हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है जो वर्तमान शासन में सबसे ज्यादा खुश है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसान और एक पत्रकार सहित 8 लोग मारे गए थे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए और लोगों में शामिल थे। और जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि जब किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन लोगों को वाहनों से कुचल दिया गया और केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी पर प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि याद रखिए, एक कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सरकार बन गई थी और जो ये किसान विरोधी कानून लाया जा रहा है, अगर वो लागू हो गया तो किसान अपने खेत में मजदूर बन जाएंगे। और बीजेपी ने किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए गाड़ी में बैठकर किसानों को कुचल दिया। अगर ये 3 कृषि कानून पारित हुए तो हमारे और आपके खेत छिन जाएंगे। और विजय रथ पर सवार यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया, लेकिन उसने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया और आपके बहुमत को धोखा देने का काम किया। और बीजेपी ने आपको महंगाई दी, बेरोजगारी दी और बिजली के बिल महंगे कर दिए। और उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बुंदेलखंड की जनता जितना समर्थन कर सकती थी उसने बीजेपी का उतना समर्थन किया और यहाँ की जनता ने बीजेपी के अलावा एक भी सीट किसी को नहीं जीतने दी, लेकिन बीजेपी ने उस बहुमत का मजाक उड़ाया। और पानी के अभाव वाले बुंदेलखंड क्षेत्र की स्थिति पर उन्होंने कहा कि महोबा, हमीरपुर, बांदा और आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या की और सत्ता में आने पर सपा सरकार यहां किसानों को सिंचाई और मंडी सहित सभी सुविधाएं देगी। वहीं सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव चातक शिवपाल के साथ गठबंधन को लेकर नरम दिख रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है और गौरतलब है कि अखिलेश प्रदेश भर में रथ यात्रा निकाल रहे हैं और कल उनकी रथ यात्रा कानपुर देहात पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान चाचा शिवपाल के साथ गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही। और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि चाचा शिवपाल का सम्मान रखा जाएगा और 2022 में वो समाजवादी के साथ दिखाई देंगे। और अखिलेश ने इशारों में असुद्दीन ओवैसी पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का केवल एक ही मकसद है, यूपी से बीजेपी का सफाया करना। अखिलेश केंद्र की मोदी और प्रदेश योगी सरकार पर जमकर हमलावर भी हुए और अखिलेश ने कहा कि जिन योजनाओं को लेकर बीजेपी डंका पीट रहे, उनकी जमीनी हकीकत कुछ हो रहा है। और बीजेपी उज्जवल योजना के माध्यम से गरीबों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की बात करी और हकीकत में गैस के बड़े दामों की वजह से गरीब ना तो सिलेंडर भरवा पा रहा है और ना ही सिलेंडर के उनको दर्शन हो पा रहे। और वहीं यूपी में सत्ता की वापसी की राह देख रही बीजेपी चुनाव जीतने के लिए तमाम कोशिशें करे। योगी सरकार के मंत्री इसके लिए अलग अलग जगहों पर जनसभाएं भी करें और इसी क्रम में और आपको बता दें कि योगी मंत्री उदयभान सिंह मेरठ पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि यूपी में फिर बीजेपी की ही सरकार सत्ता पर काबिज होगी। दरअसल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री उदयभान सिंह मेरठ पहुंचे थे और सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में दोबारा गाजे बाजे के साथ बीजेपी की सरकार आएगी और उन्होंने कहा कि जो जनमानस बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, वो योगी सरकार, मोदी सरकार के नाम का भजन कर रहा है। और उदयभान ने कहा कि निंदा करने वालों को भी ध्यान देते हैं जो हमें शीशे में भी देखना तक नहीं चाहते। और उदयभान सिंह ने कहा कि योगी मोदी का नाम लेने से मेरी छाती चौड़ी हो जाती है और योगी मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश और देश का जनमानस गौरवान्वित होता है। और उन्होंने आगे कहा कि योगी मोदी का पारदर्शी काम ही भजन है और किसान भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और केंद्र और प्रदेश सरकार ने जितनी योजनाएं और कार्य किसानों के लिए किए हैं उतने पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं किए। और इसके अलावा उदयभान सिंह ने अधिकारियों से योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने
और पवित्रता के साथ बजट का उपयोग करने के लिए कहा है। और राज्य मंत्री ने आगे कहा कि कृषि के बाद उन्होंने कहा कि यूपी सर्वोत्तम और भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। और मंत्री ने ये भी कहा कि गांव की कला और काम की विश्व में ख्याति होगी और कानून सबसे ऊपर है और प्रदेश में कानून का राज है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।